सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसमें ये चीज़ है कि मेन सेल इसमें लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स होते हैं। ठीक है, सो कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल दैट आर शोन इन अ फिगर 2.1b। तो जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है उनमें मेन सेल जो होते हैं वो लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि पैथोलॉजिकल पिक्चर है एंड दीज आर शोइंग हियर आर दी प्लाज्मा सेल। ये क्या है, प्लाज्मा सेल हैं, और ये जो है क्या है, लिम्फोसाइट्स है। इस तरह ये सारे के सारे प्लाज्मा सेल इन लिम्फोसाइट हैं। सो मेन थिंग इन द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज द प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट एंड द प्लाज्मा सेल। तो ये आपने याद रखना है, एक है हमारे पास लिम्फोसाइट्स और एक है हमारे पास प्लाज्मा सेल। दीज आर दी टू मेन सेल ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इसमें दूसरी जो बात है वो है कि ये डिलेड रिस्पांस होता है। ठीक है, इसमें जो रिस्पांस होता है डिलेड होता है, लेकिन मोर स्पेसिफिक होता है, दैट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो ये जो रिस्पांस होता है वो एक्यूट के मुकाबले में थोड़ा डिलेड होगा, लेकिन दिस विल बी मोर स्पेसिफिक एंड दैट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड एज कम्पेयर टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन विच इज फास्ट बट नॉट मोर स्पेसिफिक एज कम्पेयर टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज कर सकते हैं? स्टिमुलाई इंक्लूड, यानी वो चीज़ें जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज करती हैं उनमें हमारे पास परसिस्टेंट इन्फेक्शन है। मोस्ट कॉमन काज जो है ये है परसिस्टेंट इन्फेक्शन। इसके अलावा इन्फेक्शन विद वायरसेस, माइकोबैक्टीरिया, पैरासाइट्स और जो फंजाई हैं, ऑटो इम्यून डिजीज, फॉरेन मटेरियल और सम कैंसर आर मीडिएटिंग द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें टी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, प्रोड्यूस इन द बोन मेरो एज अ प्रोजेनेटर टी सेल। तो जो लिम्फोसाइट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि ये बोन मेरो के अंदर पैदा होते हैं। ठीक है, और ये एज अ प्रोजेनेटर टी सेल के तौर पर पैदा होते हैं। तो प्रोजेनेटर टी सेल क्या होते हैं? प्रोजेनेटर टी सेल आर इमेच्योर टी सेल प्रिकर्सर, यानी ये इमेच्योर टी सेल के प्रिकर्सर हैं दैट ओरिजिनेट इन द बोन मेरो एंड माइग्रेट टू द थाइमस टू मैच्योर। यानी प्रोजेनेटर टी सेल जो होते हैं, यानी जब एक इमेच्योर टी सेल होते हैं वो जब बोन मेरो के अंदर पैदा होते हैं तो वो मैच्योरेशन के लिए, वो स्कूल पढ़ने के लिए वो थाइमस के अंदर चले जाते हैं। सो जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? बोन मेरो के अंदर। और जाते कहाँ पे हैं फॉर मैच्योरेशन? तो वो जाते हैं इनटू द थाइमस। टी सेल एंड थाइमस, टी फ्रॉम टी, दैट इज द निमोनिक यू कैन रिमेंबर। सो फर्दर डेवलप इन द थाइमस वेयर टी सेल रिसेप्टर, जो TCR होते हैं, विच मीन टी सेल रिसेप्टर अंडरगोज रीअरेंजमेंट एंड द प्रोजेनेटर सेल बिकम CD4 हेल्पर टी सेल और CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं जो बोन मेरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो थाइमस के अंदर चले जाते हैं, और थाइमस के अंदर जब ये CD4 या जो है CD8 टी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है हमारे पास आप लोगों ने याद रखना है। टी सेल यूज TCR कम्प्लेक्स, TCR एंड CD3 फॉर एंटीजन सर्वाइवल। एंटीजन सर्वाइवल के लिए टी सेल जो होते हैं TCR कम्प्लेक्स को यूज करते हैं। तो इस चीज़ का मतलब क्या है कि सिंपली थाइमस के अंदर सेल प्रोड्यूस होते, बोन मेरो के अंदर टी सेल प्रोड्यूस होते हैं एज अ प्रोजेनेटर टी सेल, फिर ये थाइमस के अंदर जाते हैं, वहाँ पर CD4 हेल्पर टी सेल और CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल जो हैं टी सेल उसमें जो है उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, TCR कम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज एंटीजन प्रेजेंट ऑन MHC मॉलिक्यूल। अब ये चीज़ जो है आप लोगों को मैं डायग्राम के जरिए से समझाऊंगा। तो इस यहाँ पर मैंने एक अपना डायग्राम भी ड्रा किया है। जो TCR कम्प्लेक्स होते हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को विच इज प्रेजेंट ऑन MHC मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर CD8 के लिए, जो टी सेल के लिए जो हमारे पास MHC होगा वो CD4 के लिए MHC क्लास 2 होगा और CD8 के लिए MHC क्लास 1 होगा। तो इसका निमोनिक ये है कि आपने क्या करना है, 8 बनाना है यहाँ पे दोनों केसेस में। तो 1 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 8 इन 2 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 8 हो। तो इसका मतलब ये है कि जो CD8 टी सेल होते हैं उस पर MHC क्लास 1 होगा। टोटल आपने 8 बनाना है, और CD4 टी सेल के ऊपर जो है MHC क्लास 2 होगा, वो फिर आपने 8 बनाना है। अब व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय दिस? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक एंटीजन आता है दैट इज एक्सट्रिंसिक एंटीजन। जब एंटीजन आता है तो ये एंटीजन जो होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर चला जाता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का मतलब कि वो सेल जो एंटीजन को प्रेजेंट करता है टू दी CD4 टी सेल। तो ये हम CD4 टी सेल की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होते हैं इसके ऊपर हमारे पास CD4 के लिए जो होते हैं MHC क्लास 2, ठीक है, एंड इसके ऊपर जो CD4 टी सेल इसके ऊपर TCR होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, MHC क्लास 2 के ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होते हैं इस एंटीजन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है टू द CD4 टी सेल। CD4 टी सेल के पास TCR होता है, तो MHC क्लास 2 और TCR के दरमियान बॉन्ड बन जाता है और इसके जरिए से CD4 टी सेल एग्जीक्यूट हो जाते हैं। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज द
सेकंड एक्टिवेशन चैनल सिग्नल, ये MHC और TCR के जरिए से एक्टिवेट डायरेक्टली नहीं होते। इसके लिए एक और कनेक्शन भी चाहिए जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और CD4 T सेल के दरमियान होना चाहिए। वो ये है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरफ से B7 दैट इज CD80 एंड CD86 और CD4 T सेल की तरफ से CD28 होना चाहिए। तो ये जब सेकेंडरी जो मैसेंजर हैं ये जो कनेक्ट हो जाते हैं तब जाके CD4 T सेल जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ये साइटोकाइन्स जो है रिलीज करते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। बाकी जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है तो TCR मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज एंटीजन विच इज प्रेजेंट ऑन MHC मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो चीज़ हमने यानी जो ये TCR एंटीजन है MHC के ऊपर जो एंटीजन मौजूद होता है TCR रिसेप्टर जो होता है इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसका मतलब ये था। अब यहाँ पर जो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि CD4 T सेल के पास या इसके ऊपर MHC क्लास 2 है और CD8 T सेल के ऊपर MHC क्लास 1 है। एक्टिवेशन ऑफ T सेल रिक्वायर, अब एक्टिवेशन जो होती है T सेल के लिए क्या क्या होनी चाहिए? बाइंडिंग ऑफ एंटीजन, ठीक है, MHC कम्प्लेक्स, यानी एक तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ यानी इसके ऊपर एंटीजन होना चाहिए, MHC कम्प्लेक्स होना चाहिए और एडिशनल सेकंड सिग्नल होना चाहिए। एडिशनल सेकंड सिग्नल का मतलब ये चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एडिशनल सेकंड सिग्नल MHC होना चाहिए, एंटीजन होना चाहिए, तब जाके CD सेल जो T सेल जो है एक्टिवेट होंगे। तो ये तीन चीज़ें अपने याद रखने हैं और ये आपको इस लाइन को पढ़ने से याद नहीं आएगा, बल्कि आप जब डायग्राम जिस तरह मैंने ड्रा किया है उसको पढ़ोगे तब आपको जो है याद आएगा, ठीक है। तो चीज़ों को आसान करने की मैंने कोशिश की है। अब यहाँ पर हम CD4 T सेल एक्टिवेशन एंड CD8 T सेल एक्टिवेशन को अलग अलग से पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, अभी तो हमने CD4 T सेल को पढ़ा है तो इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन हो गए यहाँ पर जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जो CD4 T सेल हैं उसमें क्या है, जो एंटीजन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर था, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एंटीजन इसको दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ये आके क्या करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एक्टिवेट करता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको अपने अंदर लाता है और ये MHC क्लास 2 के जरिए से CD4 T सेल को प्रेजेंट करता है। CD4 T सेल के जो TCR होते हैं उसके ऊपर वो और MHC2 के दरमियान कनेक्शन बन जाता है और ये जो हमारे पास एंटीजन है वो TCR के जरिए से CD4 को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन इस एक्टिवेशन के लिए हमें एक दूसरा सिग्नल भी चाहिए, दैट इज B7 फ्रॉम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरफ से B7 है और हमारे पास जो CD4 T सेल है उसकी तरफ से CD28 है। तो इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन होता है दिस इज द सेकेंड सिग्नल। तो इस वजह से फिर CD4 T सेल एक्टिवेट हो जाता है। सो एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन फॉर एग्जांपल फॉरेन प्रोटीन होता है इज फेगोसाइटोज्ड processed and presented on MHC class 2 by which cell? By antigen presenting cell, which is expressed by antigen presenting cell, that are APCs. B7 on antigen presenting cell binds CD28 on CD4 helper T cell providing second activation signal। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ रहा है। एक्टिवेटेड T सेल जो कि हेल्पर T सेल है, अब ये हेल्पर CD4 T सेल को हमने एक्टिवेट किया, ये सीक्रेट करता है साइटोकाइंस को and that help in inflammation and are divided into two subtypes। तो यहाँ पर जो साइटोकाइंस होते हैं वो फिर क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन में रोल अदा करते हैं। सो दिस इज हाउ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल CD4 T सेल प्ले रोल इन इन्फ्लेमेशन। अब यहाँ पर जो CD4 T सेल हैं ये दो किस्म के हैं, एक हैं TH1 और एक हैं हेल्पर T सेल 2। H मीन हेल्पर। जो TH1 है वो हमारे पास इंटरफेरॉन गामा को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और ये CD8 T सेल को इंटरल्यूकिन 2 के जरिए से हेल्प देते हैं। सो हेल्प CD8 T सेल बाय इंटरल्यूकिन 2, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो T हेल्पर 1 है वो इंटरफेरॉन गामा को प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस इंटरफेरॉन गामा और आल्सो हेल्प CD8 T सेल बाय इंटरल्यूकिन 2। देन वी हैव TH2 सेल्स। TH2 सेल जो होते हैं ये हमारे पास इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13। सो 4, 5 एंड 13 ये अपने रखना है, ये अपने याद रखना है। सो इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13 आर प्रोड्यूस्ड बाय T हेल्पर 2 सेल्स और इंटरफेरॉन गामा इज प्रोड्यूस्ड बाय T हेल्पर 1 सेल और ये CD8 T सेल को हेल्प देते हैं इन बाय द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 2। तो TH1 सीक्रेट सबसेट सीक्रेट इंटरफेरॉन गामा और ये एक्टिवेट मैक्रोफेज प्रोमोट्स B सेल क्लास स्विचिंग फ्रॉम IgM टू IgG।
तो बी सेल जो हमारे पास आईजी क्लास स्विचिंग का मतलब ये है कि ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल बी सेल अगर आईजीएम को प्रोड्यूस कर रहा था तो अब आईजीजी को प्रोड्यूस करता है। दैट इज डन बाय टी हेल्पर 1 सेल थ्रू इंटरफेरॉन गामा, आल्सो प्रोमोट TH1 फिनोटाइप एंड इनहिबिट TH2 फिनोटाइप। तो ये चीज़ भी आपने याद रखना है। तो इसका मेन मतलब क्या है कि इंटरफेरॉन गामा जो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है और बी सेल क्लास स्विचिंग में रोल अदा करता है। टी हेल्पर जो सेल होते हैं वो इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13 को रिलीज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। अब 4 का काम क्या है, ये बी सेल की क्लास स्विचिंग टू आईजी करता है, यानी आईजी प्रोडक्शन जो है फ्रॉम बी सेल काज करता है, यानी इसकी वजह से बी सेल आईजी प्रोड्यूस करते हैं। इंटरल्यूकिन 5 इसिनोफिल कीमोटैक्सिस इनएक्टिवेटेड इन क्लास स्विचिंग टू आईजीए। इंटरल्यूकिन 5 क्या करता है, इसिनोफिल के लिए ये टेक्टन के तौर पर काम करता है, अट्रैक्ट करता है और इसकी एक्टिवेशन भी काज करता है और इसकी क्लास स्विचिंग करता है टू आईजी है, यानी आईजीए फिर ये इसिनोफिल प्रोड्यूस करते हैं। इंटरल्यूकिन 13 इज फंक्शन सिमिलर टू इंटरल्यूकिन 4, यानी ये बी सेल के ऊपर एक्शन करता है और बी सेल के ऊपर इसको आईजी प्रोड्यूस करने देते हैं। सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। देन वी हैव CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेशन। तो इसमें MHC क्लास 1 जो है वो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर क्या है, एंटीजन जो है वो भी इंट्रिंसिक होगा। सो एंटीजन विल बी इंट्रिंसिक। ये जो इंट्रिंसिक अच्छा, ये हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को आता है और इसको फेगोसाइटोस करते हैं, प्रोसेस करता है और MHC क्लास 1 के जरिए से ये जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को प्रेजेंट करता है, ठीक है। सो दिस एंटीजन इज प्रेजेंटेड ओवर हियर, आई एम राइटिंग इन ब्लू इन रेड। दिस इज MHC क्लास 1, ये क्या है, MHC क्लास 1 है एंड दिस इज CD8 टी सेल है, दिस इज CD8 टी सेल। ये जो है TCR है जिस तरह के CD4 के ऊपर था और ये सेम है जस्ट लाइक CD4 CD28। तो ये फर्क क्या होता है, फर्स्ट सिग्नल में ये MHC क्लास 1 और CD4 में MHC क्लास 2 था, ये सिर्फ डिफरेंस है। ये और ये TCR के दरमियान कनेक्शन हो जाता है और ये एंटीजन इसको एक्टिवेट करता है। सेकंड सिग्नल जो है B7 एंड CD21 दैट इज सेम। So in this way CD8 T cell is activated। इंट्रासेलुलर एंटीजन होगा, इसमें जो एंटीजन होता है वो क्या है, इंट्रासेलुलर एंटीजन होता है। इंट्रासेलुलर एंटीजन which is derived from protein in the cytoplasm is processed and presented to MHC class 1 which is expressed by all nucleated cells and platelets। तो MHC class 1 is expressed by all nucleated cell and platelets। इंटरल्यूकिन 2 अब यहाँ पर फ्रॉम CD4 T cell दैट इज प्रोवाइड सेकंड एक्टिवेशन सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंटरल्यूकिन 2 है वो यहाँ पर एक तो ये सेकंड जो है सिग्नल है, इसके अलावा इंटरल्यूकिन 2 जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा कि ये क्या कहता है, हेल्प CD8 टी सेल बाय इंटरल्यूकिन 2। तो यहाँ पर इंटरल्यूकिन 2 जो है इट इज अ टी सेल ग्रोथ फैक्टर, यानी ये टी सेल को प्रमोट करता है। एंड CD4 टी सेल प्रोवाइड इंटरल्यूकिन 1 टू CD8 टी सेल। HIV में CD4 कम हो जाते हैं तो इंटरल्यूकिन कम होगा तो CD8 का फंक्शन भी कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि इंटरल्यूकिन 2 आल्सो कैन एक्ट एज अ सेकंड सिग्नल, और इसका मतलब ये है कि जो CD4 टी सेल हैं वो CD8 टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। तो अगर हमें पता है कि HIV में अगर CD4 सेल कम हो जाए तो इस वजह से CD4 जो हेल्पर TH1 सेल है, यानी जिस तरह यहाँ पर हमने पढ़ा, तो CD4 टी सेल जो होते हैं वो CD8 टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन जब HIV में CD4 का लेवल कम हो जाता है तो फिर क्या होता है कि CD4 इंटरल्यूकिन कम होगा, और जब इंटरल्यूकिन कम होगा तो फिर क्या होगा, CD8 टी सेल जो होता है उसका फंक्शन भी कम होगा। सो हमारे पास जो एंटीजन जो CD8 टी सेल है दिस आर हेल्प्ड बाय CD4 टी सेल। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने याद रखना है। साइटोटॉक्सिक टी सेल आर एक्टिवेटेड फॉर किलिंग। तो यहाँ पर जो साइटोटॉक्सिक होते हैं ये किलिंग करते हैं। CD8 टी सेल किलिंग किस चीज़ के जरिए से होती है, ये परफोरिन को सीक्रेट करते हैं और ग्रेन्जाइम को। तो ये जो टी सेल होते हैं दे प्रोड्यूस परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम्स। परफोरिन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं पोर्स को दैट हेलो ग्रेन्जाइम टू इंटर द टारगेट सेल एक्टिवेटिंग द एपोप्टोसिस। तो क्या होता है, फर्ज करें ये क्या है, CD8 टी सेल हैं, दिस इज अ CD8 टी सेल, दिस प्रोड्यूसेस परफोरिन, यानी ऊपर जो एक्टिवेट हो जाते हैं और इसके बाद ग्रेन्जाइम्स। तो लेट्स से दिस इज परफोरिन एंड दिस इज ग्रेन्जाइम्स। अब हमारे पास दिस इज टारगेट सेल ऑन विच टी सेल हैज टू अटैक। तो परफोरिन क्या करता है, ये आता है
और यहाँ पर पोर्स बनाता है। ग्रेनजाइम क्या करता है, ये अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे एपोप्टोसिस काज करता है, यानी इस सेल का डेथ काज करता है। सो परफोरिन एंड ग्रेनजाइम आर प्रोड्यूस बाय, तो परफोरिन जो CD8 टी सेल्स होते हैं, CD8 टी सेल दे प्रोड्यूस परफोरिन एंड ग्रेनजाइम। परफोरिन टारगेट सेल के अंदर होल्स बनाते हैं और फिर ग्रेनजाइम इन होल के जरिए से सेल के अंदर जाते हैं और एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ काज करते हैं। तो दिस इज हाउ CD8 टी सेल फंक्शन। So here we have cytotoxic T cell are activated for killing it, secrete परफोरिन एंड ग्रेनजाइम। परफोरिन होल बनाते हैं और इसके जरिए से ग्रेनजाइम टारगेट सेल के अंदर जाता है और एपोप्टोसिस को जो है एक्टिवेट करता है। इसके बाद क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ फाल्स एल विच बाइंड फास्ट ऑन टारगेट सेल एक्टिवेटिंग एपोप्टोसिस। इस तरह फास्ट लाइगेंड जो होते हैं वो फास्ट के साथ एक्टिवेट हो जाता है टारगेट सेल के ऊपर एंड इस वजह से एपोप्टोसिस करते हैं। यानी एपोप्टोसिस जो होती है टारगेट सेल की जो होती हैं वो फास्ट और फास्ट लाइगेंड के कनेक्शन के दरमियान जो कनेक्शन है उसके जरिए से जो है वो होती हैं। दिस वाज CD4 T सेल एंड CD8 T सेल। CD4 T सेल और CD8 T सेल, इसमें मेन डिफरेंस जिसकी एक्टिवेशन की थी वो ये थी कि जो CD4 T सेल हैं उसमें एक्सट्रिंसिक एंटीजन होगा और CD8 में इंट्रिंसिक एंटीजन होगा। CD4 जो होता है वो TH1 एंड TH2 होता है और इसमें हमारे पास इंटरल्यूकिन 2 जो होते हैं हमारे पास वो प्रोड्यूस होता है जो कि CD8 T सेल को हेल्प देते हैं। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है वो है MHC का। CD8 के अंदर MHC क्लास 1 होता है और CD4 के अंदर MHC क्लास 2 होता है। ठीक है, HIV पेशेंट के अंदर CD4 कम हो जाते हैं, फिर इंटरल्यूकिन 2 कम होगा और फिर फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक T सेल जो CD8 T सेल है वो कम होगा। और जो साइटोटॉक्सिक CD8 T सेल जो है इट इज साइटोटॉक्सिक, सो ये एक सेल के ऊपर अटैक करना है एंड परफोरिन एंड ग्रेनजाइम अपने याद रखना है और एपोप्टोसिस काज करता है। देन वी हैव B लिम्फोसाइट्स। तो हमारे पास जो B लिम्फोसाइट है, जिस तरह हमने क्या पढ़ा कि जो T सेल्स होते हैं वो जब प्रोड्यूस होते हैं तो थैमस के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, नॉट एक्टिवेट बट मैच्योर। सो यहाँ पर जो B सेल होते हैं इमेच्योर B सेल ये बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और and undergo immunoglobulin rearrangement to become naive B cell that express surface IgM and IgD। तो लेट्स फर्स्ट करें ये क्या है, हमारे पास एक नया बी सेल है, दिस इज अ बी सेल, इसके ऊपर जो है IgM है और इसके ऊपर IgD है। सो बी सेल के ऊपर एक्सप्रेस होता है IgM एंड IgD। जब फॉरेन पैथोजन आता है ये क्या करता है IgM और IgD के ऊपर अटैच हो जाता है। B cell activation occur through antigen binding by surface IgM and IgD, जिस तरह अभी मैंने क्या बोला, resulting in maturation to IgM or IgD secreting plasma cell। तो जब क्या होता है फॉरेन एंटीजन आता है, ये फॉरेन पैथोजन या फॉरेन एंटीजन IgM IgD के सरफेस के साथ अटैच हो जाता है, तो इस वजह से B सेल जो होते हैं ये IgM एंड IgD प्रोड्यूसिंग जो प्लाज्मा सेल हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। सो रिजल्ट इन मैच्योरेशन टू IgM or IgD secreting plasma cell। B cell antigen presenting to CD4 helper T cell through MHC class 2। अब यहाँ पर B सेल जो होते हैं CD4 T सेल को MHC class 2 के जरिए से यानी एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं एंड यहाँ पर CD4 से अंदर B cell bind CD4 ligand and helper T cell providing second activation signal। what is actually here, what happen actually here in case of B cell activation। तो यहाँ पर फॉरेन पैथोजन आता है या एंटीजन आता है, बी सेल, दिस इज अ बी सेल, इसके ऊपर IgM एंड IgD जो हैं अटैच होते हैं, ये IgD हैं और ये IgM है। ये फॉरेन पैथोजन इसके ऊपर अटैच होता है IgM एंड IgD के साथ, तो फिर ये जो बी सेल है इट इज मैच्योर्ड इनटू प्लाज्मा सेल दैट सीक्रेटिंग आइदर IgM और IgD। तो ये बी सेल क्या करता है, इस एंटीजन को एक्टिवेट करता है, प्रेजेंट करता है थ्रू MHC क्लास 2 टू CD4 T सेल। CD4 T सेल की तरफ से TCR जो है और MHC क्लास 2 की तरफ के दरमियान रिएक्शन हो जाता है, यानी बॉन्ड बन जाता है। सेकेंड मैसेंजर की तरफ पर, सेकेंड सिग्नल की तरफ पर CD4T फ्रॉम B सेल और जो T सेल हैं सॉरी CD4 T सेल्स उसकी तरफ से CD4T लाइगेंड जो है उसके दरमियान सेकेंड सिग्नल बन जाता है। तो जो इसके जरिए से ये जो सिग्नल बनते हैं इसके जरिए से CD4 T सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और इंटरल्यूकिन 4 एंड 5 को प्रोड्यूस करता है। So CD4T को-स्टिमुलेटरी रिसेप्टर, CD4T को-स्टिमुलेटरी लाइगेंड है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखना है। बी सेल ये हो गया।
टी सेल इंटरल्यूकिन 4 एंड 5 को प्रोड्यूस करते हैं दैट मीडिएट बी सेल आइसोटाइप स्विचिंग हाइपर मैच्योरेशन एंड मैच्योरेशन टू प्लाज्मा सेल. So what is B cell isotype switching? Is the process in which activated B cell changes the class of antibody. It produce IgM then IgG in this way. ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं उसको चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लास स्विचिंग विदाउट चेंजिंग इट्स एंटीजन स्पेसिफिसिटी व्हाइल रिमेनिंग अ बी सेल. तो क्लास स्विचिंग या बी सेल आइसोटाइप स्विचिंग या क्लास स्विचिंग का मतलब जिस तरह मैंने पहले समझा दिया कि इसका मतलब ये होता है कि जब एक सेल एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और उसमें वो ऐसे चेंज आ जाता है कि वो सेल वही के वही रहता है लेकिन वो एंटीबॉडीज जो है दूसरा प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज बी सेल आइसोटाइप या स्विचिंग. तो इसके बाद ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है दैट वी विल डिस्कस. लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने बी सेल और टी सेल को जो है डिस्कस किया. ठीक है, सो दिस वाज बी सेल एंड टी सेल डिस्कशन. देन वी हैव ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन. तो ये जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का एक सब टाइप है. इसमें मेन चीज जो है वही है कि यहाँ पर ग्रेनुलोमा बनते हैं. ग्रेनुलोमा आर फॉर्म इनसाइड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये चीज आपने याद रखना है. तो व्हाट इज ग्रेनुलोमा? ये कलेक्शन ऑफ एपिथेलाइड हिस्टोसाइट्स हैं जो कि मैक्रोफेजेस हैं विद अबंडेंट पिंक साइटोप्लाज्म. ठीक है, मैक्रोफेजेस विद अबंडेंट पिंक साइटोप्लाज्म आर एपिथेलाइड सेल हिस्टोसाइट्स यूजुअली सराउंडेड बाय जेंट सेल and the rim half lymphocytes. So macrophages या एपिथेलाइड हिस्टोसाइट्स आर सराउंडेड बाय, इसके सराउंडेड क्या होते हैं, जेंट सेल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं. ठीक है, इन लिम्फोसाइट्स होते हैं. सो बीच में मैक्रोफेजेस, ठीक है, सराउंडेड बाय जेम सेल एंड लिम्फोसाइट्स, दिस इज द ग्रेनुलोमा. सो मैक्रोफेजेस या एपिथेलाइड हिस्टोसाइट्स सराउंडेड बाय जेम सेल एंड लिम्फोसाइट्स इज द ग्रेनुलोमा. इसमें दो किस्म के हैं, नॉन केजिएटिंग एंड केजिएटिंग. ये एग्जाम के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जरूर NRE1 FCPS में एक MCQ जरूर आता है. सो नॉन केजिएटिंग एंड केजिएटिंग सब टाइप्स होते हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल ये अपने याद रखना है. इसमें अगर आप एक याद रखेंगे तो आप लोगों को दूसरा ऑटोमेटिकली आपने सेलेक्ट करना होता है. सो व्हाट इज एक्चुअली नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा? तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर केजिएटिंग निक्रोसिस, सेंट्रल निक्रोसिस नहीं होती. सो नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा लेक सेंट्रल निक्रोसिस. फर्स्ट कर ये एक ग्रेनुलोमा है तो इसमें निक्रोसिस जो है नहीं होती. फिगर 2.2 है में ये जो है दिखाया गया है. सो दिस इज ग्रेनुलोमा. ये यहाँ पर क्या है, ग्रेनुलोमा है दैट इज शोइंग ओवर हियर. तो इसमें क्या चीजें होंगे, ये फॉर एग्जांपल जेंट सेल्स होंगे. ये क्या है, एक जेंट सेल है और ये जो है लिम्फोसाइट्स हैं. ठीक है, तो मैक्रोफेजेस, जेंट सेल एंड लिम्फोसाइट्स, ये एपिथेलाइड हिस्टोसाइट्स, ये हमारे पास क्या है, जेंट सेल हैं, दैट इज द ग्रेनुलोमा. सो दिस इज नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा. तो इसमें सेंट्रल निक्रोसिस नहीं होता. कॉमन एथियोलॉजीज इंक्लूड रिएक्शन टू फॉरेन मटेरियल, सर्काइडोसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, बेरिलियम एक्सपोजर, क्रोन डिजीज एंड केच स्ट्रेट डिजीज आर हैविंग नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा. केजिएटिंग ग्रेनुलोमा में क्या होता है, सेंट्रल निक्रोसिस होती है और ये कैरेक्टरिस्टिक है ट्यूबरकुलोसिस एंड फंगल इन्फेक्शन की. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो टीबी जो होते हैं ट्यूबरकुलोसिस, इसमें क्या होते हैं, और फंगल इन्फेक्शन में केजिएटिंग ग्रेनुलोमा जो है होता है. सो यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, एपिथेलाइड एग्रीगेट्स हैं और ये जो है हमारे पास क्या है, केजिएटिंग ग्रेनुलोमा है. सो दिस इज द केजिएटिंग ग्रेनुलोमा. स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? मैक्रोफेजेस प्रोसेस एंड प्रेजेंट एंटीजन थ्रू MHC class 2 to CD4 T cell interaction lead to macrophages to secrete interleukin 12 inducing CD4 helper T cell to differentiate to TH1 subtype. तो यहाँ पर मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन 12 को प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है और CD4 हेल्पर T सेल जो होते हैं TH1 में कन्वर्ट हो जाता है. फिर हमें पता है कि TH1 क्या प्रोड्यूस करता है, इंटरफेरॉन गामा, वो कन्वर्ट करता है मैक्रोफेजेस को टू एपिथेलाइड हिस्टोसाइट को और जेन सेल्स को. तो व्हाट एक्चुअली हैपन, हमारे पास क्या होता है, MHC क्लास 1 सरफेस कर ये क्या है, मैक्रोफेजेस हैं, ये CD4 T सेल को एक्टिवेट करते हैं. तो मैक्रोफेजेस प्रोसेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एंटीजन को और MHC क्लास 2 के जरिए से टू CD4 हेल्पर T सेल. तो हेल्पर T सेल जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और इंटरेक्शन जो होता है मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो फिर इंटरल्यूकिन 12 को प्रोड्यूस करते हैं और हेल्पर CD4 T सेल जो होते हैं TH1 में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड वी नो दैट TH1 जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, इंटरल्यूकिन ट्यूमर नेफ्रोटिक फैक्टर इंटरफेरॉन गामा. सो TH1 सेल इंटरफेरॉन गामा को प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये इंटरफेरॉन गामा मैक्रोफेजेस को कन्वर्ट करता है इनटू एपिथेलाइड हिस्टोसाइट एंड जेंट सेल. तो ये चीज आपने याद रखना है इन द ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन. सो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन में एपिथेलाइड सेल और जो हमारे पास जेंट सेल्स होते हैं ये असल में क्या होते हैं, ये मैक्रोफेजेस होते हैं. सो में एपिथेलाइड सेल, जेंट सेल, मैक्रोफेजेस और यहाँ पर जो होते हैं लिम्फोसाइट्स जो होते हैं. सो दिस इज द ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन. तो ये है हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन.